आज आप लोग का अक्षांश और देशांत रेखाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। जैसे कितने अक्षांश रेखाएं होती है, कितने देशांत रेखाएं होती है, देशांत रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, दिन और रात कैसे होती है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है। ये सारे कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आज आप लोग को सॉल्व होने वाला है। तो मैं हूँ दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच एनसीईआरटी का क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर पार्ट 2 लेकर आया हूँ, अक्षांश और देशांत रेखाएं। तो चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, सारे कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। ये क्या बोल रखा है थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कि पिछले अध्याय में, मतलब कि पार्ट 1 में, अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, क्लास 6 का पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक आएगी, आप उसे जाके जरूर देख लें। क्या बोला है कि अध्याय 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है, क्या है, एक अंडाकार जैसी है, ठीक है। और यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, मतलब कि आपको हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं समझ में आता होगा तो ये वाला आप हमेशा डायग्राम बनाएंगे, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ और साउथ में मतलब यहाँ और यहाँ पर ही क्या बोला, थोड़ा सा उभरी हुई है। तो अंडा भी देखते होंगे कि आप लोग, अंडा इस तरह से रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर ही उभरी रहती है। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा उभरी हुई है। अब यह भी बोल रखा है कि ये कल्पना करें, ये सारे स्कूल की बात है कि स्कूल में आप ग्लोब जाके देखें ये सारे कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जो मेन पॉइंट है वो सारे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ही अक्ष, तो ध्यान से देखेंगे अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, अक्ष। तो अक्ष ध्यान से देखेंगे क्या बोला, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे अक्ष किसे कहते हैं, तो ग्लोब ले चलते हैं आप लोग को। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ही कि ये जो है क्या, कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो गया हुआ उसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये वाला को साउथ मतलब कि दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग जो है वो उसको ध्रुव बोला जाता है, और यहाँ से ये वाला ध्रुव नॉर्थ ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव। ये चीज़ ध्यान देंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अक्ष क्लियर हो गया कि अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रखा है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ही हम लोग ये ग्लोब में दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर ही अक्ष, उत्तरी अक्ष और दक्षिणी अक्ष में क्या है, यहाँ से एक सुई मतलब कि एक ध्रुव जैसे यहाँ पर ही गया हुआ है अंदर। लेकिन ये वास्तव में पृथ्वी में ऐसी नहीं है। ये हम लोग काल्पनिक किए हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ बोला है कि पर पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये खुद अपने अक्ष पर घूरते रहती है। अपने अक्ष मतलब कि वो वहाँ पर ही कोई सुई वगैरह की नहीं है। फिर क्या बोल रखा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है, ठीक है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ध्यान समझेंगे, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। यहाँ से एक पॉइंट है कि लिख लेंगे कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी के 2 भागों में, ध्यान से देखेंगे पृथ्वी इस तरह से होती है। ये वाले लकीर जितने भी आते हैं ऐसे, यहाँ पर ये जो ये ध्रुव, इसको नॉर्थ और इसको साउथ, नॉर्थ से साउथ वाले जितने भी लकीर है उसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। और ऐसे एक वृत्ताकार इस तरह से जाता है, ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, या वेस्ट से ईस्ट बोल दीजिए। तो ये वाले रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं समझ में आ गया कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, उस रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं उसको, या साउथ से नॉर्थ की ओर रेखाएं जो रहेगी उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि इस बीचों बीच में, जैसे कि वेस्ट से ईस्ट के और जाएगा, और ये बीचों बीच में जो मध्य भागों से जो गुजरती है उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ध्यान समझेंगे, ये वाला देखो यहाँ पर ही फिगर में दिखाया हुआ भी है कि इसको विषुवत रेखा जो बीचों बीच गुजरेगा। और फिर यहाँ से इस तरह के जो आएंगे उसको क्या बोलते हैं,
देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर ही अक्षांश रेखाएं तो दिखाया हुआ है आपका, ठीक है, ये सारे कुछ। तो ये क्लियर हो गया होगा कि विषुवत किसे कहते हैं। तो विषुवत समझ गए हैं कि विषुवत क्या है, कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में जो बांटती है उसे विषुवत कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और दक्षिणी और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि विषुवत जो गुजरती है वहाँ से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं, तो दोनों आधे आधे भाग में होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि दोनों पृथ्वी के 2 बराबर भागों में कौन सी रेखाएं बांटती है, तो विषुवत रेखाएं बांटती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अब बोला इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाई जाती है। ये भी वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है ताकि किसी स्थान की स्थिति हम कैसे जान सकें। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी में वास्तव में इस तरह का नहीं है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब कि महत्वपूर्ण, अगर ये स्थिति विषुवत रेखाएं नहीं रहेगी तो कोई स्थान की स्थिति बताना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। अब ध्यान से देखेंगे, विषुवत वृत्त से ध्रुव की स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश, ध्यान से देखेंगे ये समांतर रेखाएं कहते हैं। तो वही चीज़ मैंने बता चुके हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो वही बोला है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, तो ध्रुव ध्यान देंगे ये विषुवत वृत्त है और नीचे एक ध्रुव हम बताएं अभी, और एक ऊपर वाला ध्रुव, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव और ऊपरी वाला को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो निचली ध्रुव तथा ऊपरी ध्रुव ये जो है सभी का, ध्यान से देखेंगे, सभी की स्थिति जो है वो समांतर है, ठीक है, मतलब कि समान दूरियां पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ कहना चाह रहा है कि समांतर दूरियां स्थित है और अक्षांशों की अंश में मापा जाता है। और अक्षांशों की क्या में नापा जाता है, अंश में। और अंश मतलब क्या होता है, डिग्री में, ठीक है। तो अक्षांशों की क्या में नापा जाता है, तो अंश में नापा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। तो ध्यान समझेंगे, विषुवत वृत्त जो होती है वो क्या होती है, शून्य अक्षांश होती है। यहाँ पर ही 0 डिग्री होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर ही क्या होती है, विषुवत वृत्त में क्या होती है, 0 डिग्री होती है। उसके बाद ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ डिग्री बढ़ते जाएगा और नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ, ठीक है। उसी तरह इधर भी नॉर्थ, इधर साउथ। देखेंगे आगे क्या बोल रखा है, चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। ध्यान समझेंगे क्या बोल रखा है कि विषुवत वृत्त जो है शून्य अक्षांश को दर्शाती है। क्यों दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त जो है दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब दोनों तरफ ध्रुवों की, इधर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, और नीचे वाले ध्रुव दोनों के बीच की दूरी जो है इसके पूरे मतलब ये पूरा गोलाकार है उसका 1/4 है, ठीक है। इसीलिए वो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। मतलब कि अगर ये विषुवत वृत्त ऐसे पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो मान लेते हैं कि अगर ये 4 मीटर होगा तो यहाँ से विषुवत वृत्त से नीचे और यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो 1 मीटर होगा। यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोला है, अतः इसका माप जो होगा 360 अंश, मतलब 360 डिग्री का 1/4 होगा, ठीक है। 360 का 1/4 यानी कि 90 अंश। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, मतलब कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव दर्शाएगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से जहाँ विषुवत वृत्त है वहाँ से ऊपर 90 डिग्री जाएगा, कहाँ तक, उत्तरी ध्रुव तक, और नीचे आएगा उसको, वो भी जाएगा 90 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा, दक्षिणी ध्रुव तक। यही कहना चाह रहा है कि ऊपर जाएगा
क्या, उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री और नीचे जाएगा दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री। यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। अब क्या बोला, इस प्रकार विषुवत-वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, उत्तरी अक्षांश किसे कहा जाता है, तो विषुवत-वृत्त के ऊपर में, ठीक है, मतलब कि यहाँ से बता चुके हैं ये कि यहाँ से ऊपर वाले जितने भी रेखा होंगे उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, और नीचे जितने भी होंगे उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, यही कहना चाह रहा है यहाँ पर ही, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो आप लोग को ध्यान से देखे होंगे कि कहीं पर अक्षांशों में जैसे बोल देगा कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या लिखेंगे, तो ऊपर की ओर रहेगा तो नॉर्थ लिखा जाता है, और नीचे की तरफ रहेगा तो साउथ लिखा जाता है। अगर 90 डिग्री साउथ लिखा रहेगा तो आपको नीचे की ओर आना है, और 90 डिग्री नॉर्थ लिखा रहेगा तो ऊपर की ओर जाना है। तो ये यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि इसे उत्तर के लिए ऊ लिखा जाता है और दक्षिण के लिए द लिखा जाता है, यही कहना चाह रहा है। उदाहरण के लिए ध्यान से देखेंगे, महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, महाराष्ट्र में एक चंद्रपुरा है, और ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में ये क्या है कि बेलो, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील में बेलो नामक एक जगह है। दोनों की स्थिति क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो 20 डिग्री दोनों की स्थिति क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुरा, ध्यान समझेंगे, लेकिन चंद्रपुरा वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में और बेलो जो है 20 अक्षांश दक्षिण में है। तो ध्यान से देखेंगे, कहना ये चाह रहा है कि यहाँ से कहना चाह रहा है कि स्थिति हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर ही है। तो ध्यान से देखो, ये वाला क्या है, मेरा विषुवत-वृत्त है। अब ऊपर वाले हम जितना भी बोलें उसको क्या बोलें, उसको हम लोग बोलें क्या, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे वाले को क्या बोले, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ और साउथ कह सकते हैं, ठीक है, कहा जाता है, और हिंदी में ऊ और द से दर्शाया जाता है। तो वही कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र का अगर हम लोग ये नहीं पता रहेगा कि साउथ और नॉर्थ नहीं बोला जाए, तो ध्यान समझेंगे कि 20 डिग्री क्या है, 20 डिग्री क्या है कि इसका भी 20 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर है, और इसका भी 20 डिग्री अक्षांश पर है। लेकिन साउथ और नॉर्थ नहीं बोलेगा तो दोनों की स्थिति एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी आप ले जाएंगे, या तो 20 डिग्री साउथ में लेके दोनों की स्थिति बना दीजिएगा, या फिर 20 डिग्री नॉर्थ में स्थिति बना दीजिएगा। तो इसीलिए कंफर्म होने के लिए साउथ और ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर बोला जाए कि इसकी स्थिति कहाँ होगी, तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। तो आगे देखो क्या बोल रखा है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि महत्वपूर्ण अक्षांश, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो विषुवत-वृत्त जो 0 डिग्री में है उसे क्या बोला जाता है, विषुवत-वृत्त। तो विषुवत-वृत्त आप लोग इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत-वृत्त को। तो कहीं भूमध्य रेखा रहेगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि भूमध्य रेखा क्या हो गया, क्या है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा विषुवत-वृत्त को ही कहा जाता है, जो 0 डिग्री में रहता है, ठीक है। और विषुवत-वृत्त ही क्या है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, और ऊपर वाले को नॉर्थ कहा जाता है और नीचे वाला को साउथ कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर क्या बोला है कि उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव जो यहाँ पर ही है पर आपका, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर ही इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका 90 डिग्री कहाँ से, इधर से भी जा सकता है 90 डिग्री, और इधर से भी 90 डिग्री जाता है, ठीक है। और वही 90 डिग्री दक्षिण में आएगा, मतलब नीचे की ओर आएगा 90 डिग्री दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो इसको क्या बोला जाता है, तो देखो दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्या दे रखा है आपका, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब ये जो डब्बा जैसा बना हुआ है उसको आधा गिनते हैं, ठीक है, हाफ। तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन है। एक क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, मतलब कि उत्तर की ओर। तो ध्यान से देखो कर्क रेखा कहाँ पर ही है, तो कर्क रेखा ये देखो, ठीक है। विषुवत-वृत्त ये वाला यहाँ पर 0 ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है,
तो डिग्रियां बढ़ने लगेगी और जाएगा और उत्तरी ध्रुव में जाके 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इधर से भी चाहे यहाँ से इधर चलिए चाहे इधर से यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से इधर से भी 90 डिग्री होगा, इधर से भी 90 डिग्री होगा। यहाँ से विषुवत नीचे की ओर जाइएगा तो ये 90 डिग्री साउथ ध्रुव में जाके आपको मिल जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा। ठीक है, और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री नीचे की ओर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, मकर रेखा मिलेगा। उसके बाद क्या बोला है कि विषुवत वृत्त से यहाँ से, ठीक है, विषुवत वृत्त यहाँ से जब यहाँ से, ठीक है, कितना 66.5 डिग्री जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करेगा तो कितना में 66.5 डिग्री में। ठीक है, कहाँ पर ही, तो उत्तर में। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ से अगर नीचे की ओर 66.5 डिग्री आइएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से आइए, ये साइड आपको मिलेगा और ये साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा था। तो चार रेखाएं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला क्या, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा, और विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे, कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, कितना 66.5 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। और विषुवत वृत्त रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे, कितना 66.5 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलेगा। तो ये 4 रेखाएं जो थे इंपॉर्टेंट थे, जो आपको बता दिए। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पर ही मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान से देखो कि यहाँ से ये वाले रेखाएं जितने भी ये हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं आपका अक्षांश रेखाएं। इधर से जो आएंगे ये रेखाएं ऐसे मिलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं ध्यान समझेंगे, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। ठीक है, 360। और यहाँ ध्यान से देखेंगे ये क्या है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे 360 है, और इसके बीचों बीच एक लकीर आती है। ठीक है, जो ध्यान समझेंगे, इसको बीच में एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से जो एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, यहाँ से फिर स्टार्टिंग ध्यान से एक गोलाकार, ये क्या है, यहाँ से विषुवत वृत्त क्या है, गोलाकार है, और एक गोलाकार क्या कहलाता है, वृत्त। और वृत्त में कितनी डिग्रियां होती है, तो 360 डिग्री होती है। अब क्या है कि ये गोलाकार में 360 डिग्री है, और ये जब बात करें ये विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा क्या है कि एक गोलाकार है, मतलब कि वृत्तकार है, 360 डिग्री है, और यहीं से ऐसे गुजरती है, कितना, देशांतर रेखाएं इसी तरह ऐसे गुजरती रहती है। तो ये चारों तरफ होगा ना, मतलब कि ये विषुवत रेखाएं के चारों तरफ होगी इस तरह में। तो ये 300, और इसकी संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। और डिग्रियां भी कितनी है, 360। इसका मतलब कि प्रत्येक डिग्री में एक देशांतर रेखाएं खींची जाती है। तो याद रखेंगे कि 360 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, इसको बीचों बीच में बांट दिया जाता है, ये वाला एक रेखा आती है। ठीक है, अब इस रेखा को, इस रेखा के ये साइड में क्या होती है, 180 डिग्री जाती है, यहाँ से यहाँ आधा में, और यहाँ से यहाँ जाता है, वो कितना जाता है, 180। जो आगे हम लोग जब देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तभी हम लोग ये पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ध्यान से समझ लेंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। और वही बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है, ध्यान समझना कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त को छोड़कर, ठीक है, ऊपर की ओर गया हुआ है, कितना, ऊपर की ओर जो गया हुआ है वो 90 अक्षांश रेखाएं, और नीचे की ओर गया हुआ वो कितना है, 90। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 180। ठीक है, और ये विषुवत वृत्त भी क्या है, विषुवत वृत्त एक अक्षांश रेखाएं है, तो इसको भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, 181। लेकिन ध्यान से देखेंगे जो ध्रुव में, और ध्रुव में आके ध्यान समझेंगे, ध्रुवों में आकर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो अक्षांश रेखाओं जी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यहाँ पर ही आके क्या हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर वाला भी एक ध्रुव में, जो 21 ध्रुव में होगा अक्षांश रेखाएं, 21 ध्रुव में, तो ये दोनों को अगर घटा दिया जाता है तो 2 घटा देंगे तो आपको कितना अक्षांश रेखाएं मिलेंगे, तो मिलेंगे कितना कि 179।
तो ध्यान समझेंगे कि अगर ये ध्रुवों वालों को हटाकर की बात करेगा तो 179, और अगर ध्रुवों को भी काउंट करके तो 181। तो अक्षांश रेखाएं कितने हैं, तो ज़्यादातर यही आते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, 179। अब ध्यान से देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या बोल रखा है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध किसे कहते हैं, तो ध्यान समझेंगे कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होती है। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कहाँ कहाँ के बीच में, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है क्या बोला है, वो साल में एक बार दोपहर में ठीक पूरा ऊपर में होता है, मतलब कि पूरा बीचों बीच में होता है, ये दोनों का पूरा ऊपर में होता है, ठीक है। और जब बीचों बीच में होता है तो क्या होता है कि ऊष्मा अधिक होती है उस दिन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा जो होती है उसी दिन होती है। तो ये बताया गया है कि कब, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पूरा बीचों बीच में कब होती है, सूर्य जब होती है उसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ध्यान समझेंगे, अक्षांश रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही क्या होता है कि एक बार पूरा सूर्य क्या होता है, दोपहर का ठीक पूरा सिर के ऊपर होता है, और उसी दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, और इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसके अलावा कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर ऊपर नहीं होती है, और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्यान से देखो, यहाँ जो दिखाया हुआ है, यहाँ पर ही दिखाया हुआ है कि सूर्य की कैसे मारता है, तो तिरछी ध्रुव की तरफ इस तरह से तिरछी मारता है, और मकर रेखा और कर्क रेखा में क्या होती है, तो कोई इस तरह से सीधा मारता है, और सीधा मारने के कारण यहाँ पर ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उसी को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। अब आगे देखेंगे क्या बोल रखा है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिसके कारण उधर क्या होती है, आपको ठंड लगेगी ज़्यादातर, ठीक है। ध्रुवों में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तरफ ज़्यादा ठंड होती है। इसी प्रकार तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ही कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों के बीच में जब ये सूर्य पड़ते हैं तो ये दोनों जगह को क्या बोला जाता है, तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह फिर बोला क्या कि यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के बाद और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और यहाँ पर ही कर्क रेखा के बाद और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच, ये दोनों में क्या होता है कि तापमान माध्यम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर ही सूर्य कभी भी दोपहर का इसके ऊपर पूरा डायरेक्ट फॉक्स नहीं मारती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे मध्य मौसम कहाँ पर ही होती है, तो यहाँ से देखेंगे बोलेंगे क्या, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, और यहाँ पर ही कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में मध्यम रेखा होती है, ठीक है। मध्य तापमान होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे। तथा अब देखिए क्या बोल रखा है कि उत्तर गोलार्ध में ऊपर की ओर, ठीक है, उत्तरी यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच को में ठंड बहुत होती है। कहना ये चाह रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, कि दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, और यहाँ से उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तर ध्रुव के बीच, ये दोनों के जगह में क्या होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य क्या होती है, यहाँ तक किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, जिसके कारण, और इसको क्या क्या बोला जाता है, दक्षिण शीत कटिबंध कहा जाता है। ध्यान देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दक्षिण शीत कटिबंध, और इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेंगे कि सारे पॉइंट आप लोग नोट्स करते जाएंगे। अब यहाँ से समझ में आ गया।
अब यहाँ से देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो देशांतर रेखाएं ध्यान से देख लेंगे कि किसी स्थिति को, अब अभी हम बताए थे, इससे पहले हम बता चुके हैं कि सिर्फ अक्षांश रेखाओं से किसी की स्थिति, कोई स्थान की स्थिति बताना आपकी कल्पना क्या हो जाएगी, हमेशा गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर कि अक्षांश 20 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो हम किधर रखें, ईस्ट में रखें कि वेस्ट में रखें, ये किधर रखें 20 डिग्री नॉर्थ। तो ये कंफर्म करने के लिए कौन हमें बताएगा, एक काल्पनिक रेखा और खींची जाती है, उसे क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं। तो क्या बोला है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उसके अक्षांश के अतिरिक्त, मतलब अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी आवश्यक तो भी होती है। आप देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की स्थिति, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर की स्थिति क्या बोल रखा है, मोरिसन द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर है। अब 20 डिग्री दक्षिण पर है तो दोनों की स्थिति कैसे हो सकता है, तो 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है तो उनकी स्थिति सही जानने के लिए पता करना होगा कि तो क्या बोला, उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं पूरब या पश्चिम की ओर इस स्थान को कितनी है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर ये 20 डिग्री दक्षिण पे है, तो 20 डिग्री दक्षिण पे है क्या, तो 20 डिग्री, ध्यान से देखो यहाँ से ये क्या चल जाता है, विषुववृत्त देखो यहाँ से ऐसे आती है, ठीक है, देशांतर रेखा है ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाती है, विषुववृत्त जाती है। अब विषुववृत्त यहाँ पे बोला है कि विषुववृत्त मतलब कि अक्षांश रेखाएं 20 डिग्री साउथ में, तो 20 डिग्री साउथ में इधर, यहाँ पर ही इधर जाएं कि इधर जाएं, ये हमें कौन बताएगा, तो ये देशांतर रेखाएं बोलेगा कि देशांतर रेखाएं किधर है, ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ। तो ये हमें जानकारी देगा कि देशांतर रेखाएं कि वेस्ट में जाइएगा कि ईस्ट में जाएंगे। तो ये यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ से देखेंगे क्या बोल रखा है कि इसे अंश में मापा जाता है, मिनट को सेकेंड में, मिनट को क्या बोला जाता है, प्रत्येक अंश में मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, बता चुके हैं। इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पे घटती है, मतलब कोई भी ध्रुव चाहे उत्तर ध्रुव की तरफ जाए चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाए, इनकी क्या होती है, बीच की दूरी क्या होती है, घटते जाती है। और एक पॉइंट एक बार ऐसी आ जाती है कि ध्रुवों में जब इनकी दूरी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही क्या हो जाती है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ ध्रुव है तो यहाँ पर इनकी बीच की दूरियाँ क्या होगी, शून्य होगी। और सबसे ज़्यादा बीच की दूरी कहाँ पर ही है, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ही कि ये दो बराबर, पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश रेखाएं कौन है, जो दो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती हैं, तो उसे विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है देशांतर रेखाएं, उसको क्या बोला जाता है, प्रमुख मयोत्तर बोला जाता है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर ये फिगर में दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, ठीक है, कि ये प्रमुख मयोत्तर किसे कहते हैं। तो क्या बोला है, मतलब समांतर रेखाएं से भिन्न सभी देशांतर मयोत्तर की लंबाई समान होती है। यहाँ से ध्यान देंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, भिन्न होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की हमेशा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो लंबाई जो होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात किया जाए तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी क्या होती है, इसकी साइज में छोटा होते जाती है। ध्यान से देख लो, ये वाला साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, यहाँ पर आके छोटा हो गया, और ध्रुव में एक ऐसा आ जाता है तो पूरा बिंदु जैसा बनता है। तो ये यही कहना चाह रहा है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न है, सभी देशांतरीय मयोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश भिन्न है लेकिन देशांतर मयोत्तर जो है सारे के सारे क्या है, वो आपका समान है। इसलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। मतलब कि सिर्फ मुख्य कह देना कि इतना में ये है, इतना में ये है, तो ये कठिन है कि क्योंकि सभी संख्या बराबर है इसकी, ये वाला, ठीक है। तो एक ऐसी जो बीचों बीच में जो रखा गया, इसको कैसे ढूंढा गया, तो ध्यान से इसी को बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि हमें तो विषुववृत्त आसान से मिल गया, क्योंकि विषुववृत्त क्या है कि सबसे
बड़ी भी है और क्या है, सबसे बड़ी वृत्त भी है और प्लस क्या है, ये दोनों को बांट देता है। लेकिन अब यहाँ पर ही क्या है, देशांतर रेखाएं जो है सब बराबर है और सब जो है सब एक दूसरे को, यानी सब यहाँ से जैसे कैसे जाएंगे, जैसे कि एक सेव है, इसको ऐसे काटेंगे ऐसे, तो ये क्या है, एक बार ऐसे काटेंगे ऐसे, तो दोनों बार तो वो बराबर ही कट रहा है ना, दोनों बार वो हाफ हाफ ही काट दे रहा है और दोनों रेखाएं समान भी है। तो इस तरह में ये कठिन हो गया कि क्या स्थिति करे। तो इस तरह से क्या किया गया, एक जगह ढूंढा गया, क्या नाम है उसका, तो ध्यान देखेंगे कि सभी देशों ने मिलकर एक निश्चित किया, क्या कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली मयतर को पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो यहाँ से ध्यान समझेंगे, यहाँ से बोला क्या गया कि यहाँ पर ही, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर ही जो है, ये इसके बीच में जो गई वो कौन सी रेखाएं हैं, तो ग्रीनिच रेखाएं हैं, जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है। और वहीं से बोला क्या गया, वहाँ से गुजरने वाले मयोत्तर से, यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर गिनती की जाए और इस मयोत्तर को प्रमुख मयोत्तर कहा जाए। तो इसमें ये वाला स्थिति को प्रमुख मयोत्तर कहा गया और यहाँ से इधर गिनने गया, उसको क्या बोला गया, उसको पूरब से पश्चिम की ओर गिनती करने के लिए कहा गया। और इस तरह से क्या हो गया, इसका मान जीरो देशांतर है, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, जीरो देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब, यहाँ से ऐसे 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की ओर भागते हैं, ठीक है, पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ से एक बार ऐसे और एक बार यहाँ से यहाँ ऐसे, जो यहाँ पे फोटो में दर्शाया हुआ है। अब प्रमुख मयोत्तर तथा 180 मयोत्तर मिलकर, ध्यान से देखेंगे क्या बोला है कि प्रमुख मयोत्तर तथा 180 डिग्री मयोत्तर मिलकर दो भाग समान भागों में, जिसे पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जब प्रमुख मयोत्तर यहाँ से बीचों बीच काटती है, इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, और इस तरह से ये प्रमुख मयोत्तर क्या होती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में दो रेखाएं बांटती है, एक प्रमुख मयोत्तर जो क्या करती है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से है, तो इस तरह की भाग में बांटेगा, और एक क्या विषुवत रेखा जो इसको इस तरह से बांटेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि विषुवत रेखा साउथ और नॉर्थ में बांटती है और मुख्य मयोत्तर रेखा ईस्ट और वेस्ट में बांटती है 180 डिग्री। अब यहाँ से बोला क्या गया है कि इसलिए इस स्थान को देशांतर पूर्व के लिए अक्षर पूरब और पश्चिम के लिए पा का प्रयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम के मयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ध्यान समझेंगे, 180 डिग्री ध्यान से ऐसे से जाएंगे और इसके इस रेखा के पीछे, क्योंकि ये वाला तो ऐसे सिर्फ आगे का पर्सन है, पीछे भी तो गया होगा ना, तो ऐसे जाएंगे तो 180 डिग्री इधर से भी जाएगा और 180 डिग्री इधर भी जाएंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि एक ही रेखा पर है 180 डिग्री स्थित, तो ना ही थोड़ा कम ना ही बेसी हुआ, एक ही जगह जाके स्थित है। तो अब क्या बोला है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर मयोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब ग्रिड यही बोला गया है, ये वाला, ठीक है, देखने के लिए। अब यह बोला है कि अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ही हम लोग उस स्थान को पता लगाएंगे। जैसे कि बोला क्या गया है कि असम में ध्रुवी 26 डिग्री साउथ और 90 डिग्री पूरब देशांतर में स्थित है। अब ध्यान समझेंगे कि इसके हम कैसे ढूंढें कि पूरब कहाँ पर ही मेरा ये असम का 26 डिग्री साउथ, ठीक है, और भी क्या अक्षांश, तो सभी 26 डिग्री अक्षांश हम चलेंगे तो 26 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहाँ पर ही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मेरा यहाँ से 0 डिग्री स्टार्टिंग हुआ है, तो 26 डिग्री मेरा कहाँ पर ही है, तो देखो ये 20, तो यहाँ से ये यहाँ पर ही होगा। अब ये दोनों के बीच में या कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बोला है क्या उत्तर, तो उत्तर की ओर गए। अगर साउथ बोलता तो हम लोग इधर आते, दक्षिण में यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ होता या तो यहाँ, ये दोनों के बीच में होता, लेकिन ये यहाँ पर ही होगा कि यहाँ पर ये हमें कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा कौन,
देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा बोला है कि पूरब में, तो पूरब तो यहाँ से देखो ये बीचों बीच काटा है, तो ये वाला भाग पूरब है इधर वाला, और इधर वाला पश्चिम। तो पूरब बोला है 90 डिग्री, तो पूरब 90 डिग्री चलेंगे, तो पूरब 90 डिग्री देखो यहाँ से जा गया है 30 60, तो आगे कितना 90। तो इसकी स्थिति जो होगी कहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ही स्थित होगा। ठीक है, यहाँ पर ही, ठीक है ना, कि 23 डिग्री यहाँ पर ही था और 90 डिग्री ये वाला, तो यहाँ इधर होगा इसकी स्थिति। तो आप आसानी से ग्लोब में आप इसे ढूंढ सकते हैं, के लिए बदला गया है। अब ध्यान से देखेंगे कि एक और स्थिति हम लोग को बनेगा कि समय की जानकारी हमें कैसे देती है देशांतर रेखाएं। तो वो चीज़ हमें एक चीज़ यहाँ से ध्यान देखेंगे कि देशांतर और समय हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, समय को मापने के सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। क्या समझेंगे। अब यहाँ बोला है सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। तो प्रतिदिन कहने का मतलब कि हर एक दिन और रात होती है। ठीक है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा थोड़ा पॉइंट। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी परछाई बनती है। ये आप लोग का अनुभव जरूर होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, और हमेशा क्वेश्चन ग्रीनविच से ही लेकर आएगा। तो ये चीज़ ग्रीनविच आपको ध्यान से पढ़ना है कि ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच हम बता चुके हैं कि ग्रीनविच क्या है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या बोला है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख मयोत्तर हम बता चुके हैं। प्रमुख मयोत्तर कहाँ पे स्थित है, ग्रीनविच पर। और उस पर सूर्य जब जिस समय पड़ेगी तो सबसे ऊंचे बिंदु पर होगी, मतलब कि सबसे ऊंचे पर, और उस समय मयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे, मतलब कि 12 बजेंगे दिन का। क्या समझेंगे। तो मयोत्तर मतलब इस जो ये वाली जो मयोत्तर जो बोले थे कि बीचों बीच से जो गया है, उस जगह पर जितने भी देश या जगह स्थान पाए जाएंगे उस समय हमेशा क्या होगा, दोपहर का 12 बजेगा। तो मयोत्तर ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ से जाकर देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पर ही मयोत्तर जो बता चुके हैं, ये वाला क्या है, प्रमुख मयोत्तर। तो यहाँ पर ही क्या होती है, सूर्य जो होती है दिन में एक बार क्या होती है, पूरा ये मयोत्तर के ठीक होते हैं, पूरा बीचों बीच होते हैं। ठीक है, और ये पूरा ऊपर में। अब यहाँ के ये वाला जगह पे जितने भी स्थान होंगे सब में क्या बजेगा, दोपहर का 12 बजेगा, यही कहना चाह रहा है। तो आप ग्रीनविच आपको हमेशा याद रखना है, इसी से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। अब क्या बोला है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर ही ये वाला ग्रीनविच है, मतलब कि ये वाला मयोत्तर है, और मयोत्तर क्या है, ग्रीनविच जो है मयोत्तर में ही स्थित है। तो अगर ग्रीनविच में अगर दोपहर मतलब कि ठीक इसी में सूर्य पड़ रही है तो उसमें तो दोपहर का 12 बजेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर दोपहर का 12 बज रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, और कोई व्यक्ति, ध्यान समझेंगे, और यह कोई स्थान, जैसे कि ये ग्रीनविच है, अब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा है। अब ये स्थान कोई अस्थिर स्थान जो पूरब में 20 डिग्री पर जाके स्थित है। ठीक है, 20 डिग्री में जाके क्या है, स्थित है। तो याद रखना कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, मतलब कि 1 डिग्री चलेगी। हम बताए थे कि देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है, 360, जिसे इसको बीचों बीच से बांट दिया, क्या एक तरफ 180 और एक तरफ 180। ठीक है, तो प्रत्येक 1 डिग्री में क्या होती है, एक देशांतर बढ़ती है, फिर प्रत्येक 1 डिग्री में एक देशांतर है, लेकिन प्रत्येक 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको कि प्रत्येक 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। ऐसा क्यों होती है, ध्यान समझना कि देशांतर वृत्त क्या है, इस तरह का टोटल कितना है, 360 होती है। ठीक है, इधर से 180, इधर से 180। ठीक है, तो 360 हो गई। अब 360 में हम बताएं क्या कि प्रत्येक 1 डिग्री बराबर क्या होती है, 4 मिनट होती है। अब कैसे होती है, ध्यान समझना, मतलब कि अगर 1 डिग्री सूर्य जब घूमेगी मतलब कि घड़ी में
4 मिनट घूमेगी। तो ध्यान से समझना कैसे होती है कि देशांतर रेखाओं संख्या कितनी है 360, ठीक है 360, और और 360 जब घूमता है तो दिन रात हो जाती है, मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाता है तो दिन और रात होती है ना। और दिन रात में कितना होता है 24 घंटा। 24 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे, इसका जो है 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1440 मिनट, ठीक है। अब 1440 मिनट को भाग दे देंगे कितना से 360 से, तो 360 से भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ये नीचे डिग्री है ऊपर मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर मिनट निकलेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट काट लेंगे, 6 से काट लो, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24, तो कितना निकला 4। तो 1/4 आया, मतलब कि 1 डिग्री बराबर कितना निकला, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो उसी तरह कि अगर कोई ग्रीनिच में अगर दोपहर का 12 बज रहा होगा, ग्रीनिच हमेशा ऐसे ही देगा कि ग्रीनिच में 12 बज रहा है, तो अगर कोई पूरब में 20 डिग्री पर स्थित है, 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तो वहाँ समय क्या हो रहा होगा। तो 20 डिग्री जब पूरब में स्थित है तो ध्यान से देखो कि कितना डिग्री ये अधिक है, तो कितना डिग्री अधिक है, तो ध्यान से देखो कितना डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री। तो हम बोले क्या है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इंटू कर देंगे 20 से, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 80 मिनट निकलेगा आपका, ठीक है। तो 80 मिनट मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट क्या है फास्ट है, इसका मतलब वहाँ पर ही कितना बज रहा होगा, 1:20 मिनट हो रहा होगा। उसी तरह बोल देगा कि अगर ग्रीनिच में अगर 12 बज रही है तो कोई स्थान पश्चिम में 15 डिग्री पर है, तो वहाँ पर ही क्या समय हो रहा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हम बोले क्या है कि 1 डिग्री बराबर क्या होती है 4, तो ये पीछू है, ध्यान समझेंगे, यहाँ पर यही कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये पीछू है, तो 15 डिग्री पीछू है, तो 15 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 15 से इसको इंटू कर दो, तो यहाँ से 15 चौके 60, 1 घंटा, तो इसका मतलब वहाँ पर ही क्या समय हो रहा होगा, 11 बज रहा होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन समय के लिए आएगा, तो समय आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि पृथ्वी क्या बोला है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे जो स्थान ग्रीनिच से पूरब में होगा उसका समय आगे होगा। तभी हम बताएं कि अगर ग्रीनिच में अगर 12 बज रहा होगा, तभी बताएं कि अगर इधर कोई 20 डिग्री में है तो वहाँ समय क्या बता रहा होगा 1:20 मिनट, तो समय आगे हुआ ना, यहाँ 12 तो यहाँ 1/20। और एक उदाहरण और दिए जो 15 डिग्री पीछे होगा, तो यहाँ पर कितना उसका समय हो रहा होगा 11, तो यहाँ पर ही पीछू हो गया, ये आगे। तो ग्रीनिच वाला समय आप लोग याद रखना है। तो यही बोला है कि उसका समय ग्रीनिच समय से आगे तथा जो पश्चिम में होंगे उसका ग्रीनिच से पीछे होगा। तो पीछे था ग्रीनिच में 12 बज रहा था, तो इधर वाले में 11 बज रहा था, इधर वाले में 1:20 बनाए अभी हम लोग। तो ये चीज़ ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग को कंफर्म यहाँ पर यही सारा बताया है, ये सारा मैं बता दिया हूँ कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, तो ये सारा नीचे यही दिखाया हुआ है। तो समय, उम्मीद है कि समय आप लोग ध्यान समझ लेंगे। और क्वेश्चन यही आता है कि ग्रीनिच में अगर ग्रीनिच में दोपहर का 1 बज रहा है, ग्रीनिच में दोपहर का 1 बज रहा है और पूरब में कोई स्थान 20 डिग्री पर है, तो वहाँ पर ही समय क्या हो रहा होगा। तो 20 डिग्री बराबर क्या होता है 80 मिनट, तो यहाँ पर ही 80 मिनट आगे चल जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2:20 मिनट। तो इस तरह से आप समय को आसानी से निकाल सकते हैं कि समय क्या है और कहाँ पर ही। अगर यहाँ अगर अमेरिका में अगर 12 बज रहा है, तो अमेरिका और अगर भारत की बात करेंगे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस देखेंगे कि कितना डिग्री देशांतर के बीच की दूरियां हैं, तो वो सारे से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समय भी क्लियर हो गया होगा, अक्षांश और देशांत रेखाएं के महत्वपूर्ण भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करें, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गुड बाय।